Very good evening to all of you. Good evening, sir. Am I Good audible? evening, sir. Am I audible to all of you, please? Yes, sir. Okay. So let's start a class. What were discussed in the last class, please? प्रवीण, क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग? सर सॉरी सर, कल मैंने नहीं लिया था क्लास। ओके. रिया. यस सर। हाँ जी, बताइए क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कल? कल कल हम लोगों ने डीपीएस पे स्टार्ट किया था हाँ जी. और केसेस डिस्कस किए थे और लाइक 40 37 आर्टिकल तक कर लिया था। ओके. 38। ओके. अगर मैं ब्रीफ आपसे कहूँ कि कल की क्लास का ब्रीफ मुझे बता सकती हैं तो आप बताइए प्लीज़, क्या डिस्कस किया था? डीपीएसपी. कल व्हाट इज द डीपीएसपी? डीपीएसपी में डीपीएसपी में हम लोगों ने केस डिस्कस किया था, एक पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल। हाँ जी. उसके बाद फिर वर्कमैन ऑफ मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड वर्सेस मीनाक्षी मिल्स लिमिटेड हाँ जी. और रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएसपी एंड फ्रेम्बल। Ria, actually, उसके बाद I would like to ask one thing. What do you understand by DPSP? डीपीएसपी like from DPSP like it contains the policy this Okay. What is the full and form? like DPS What is the full form of DPSP? directive principle of state policy. Yes. So please, you can make your definition through the full form. Directive principles of a state policy. These are some directives to the state for 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 making rules. inclusion of these principles which are provided here in their policies when they frame the law. Are you getting my point? So these are the some directives, and these directives are negative or positive. These are positive. These are positive directives. These are positive obligations, and fundamental right is generally Fundamental they rights. are generally negative obligations, means state shall not do this and this. Okay. अगर हम बात करें तो वही डीपीएसपी इज देयर. एक बार प्लीज़ ब्रीफ करिएगा तेज़ी से मुझे. कोई ऐसा है जो ब्रीफ कर सकता है जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था? एनीवन प्लीज़. देखिए ये होता है प्रेसी राइटिंग. आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप किसी बहुत बड़ी चीज़ को, जैसे कि आपने कल 1.25 घंटे के लेक्चर को आपको 5 मिनट में बताना है, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको संक्षिप्त कर रहे हैं. और संक्षिप्त करने में क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, आज मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ. प्रेसी राइटिंग नोट करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो क्या है इसेंशियल टू द फैक्ट हैं, इसेंशियल टू द पैराग्राफ, कि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बताना ही है. वो चीज़ों को नोट करते हुए उस कहानी को आपको 1/3 कर देना है, कट शॉर्ट कर देना है, और उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि कोई सामने वाला पूरी कहानी पढ़ने के बाद भी समझे वही, और एक सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद ही वही समझे. जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है. रामायण आप लोगों ने सुना है? रामायण आप लोगों ने सुना है रामायण? यस सर। अगर बात की जाए कि रामायण की कहानी को आप 20 मिनट में संक्षिप्त कर दीजिए, तो आप संक्षिप्त कर देंगे? क्यों? सर थोड़ा बहुत जी। कर सकते हैं ना. जी। जनरली क्या है कि पहली चीज़, पात्र क्या थे? राम, 5 भाई. ठीक है. नहीं सॉरी, कितने थे? राम, लक्ष्मण, चार भाई. चार भाई, हाँ सॉरी चार सॉरी. भाई। 4 भाई, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न. 4 भाई. उसके बाद किस जगह रहते थे? अयोध्या. उसके बाद अयोध्या से उनको वनवास दिया गया. वनवास दिया गया. उनकी शादी हुई किससे थी? सीता से. साथ में लेकर के वो लंका चले गए. लंका गए. लंका जाते समय सीता का अपहरण हुआ. और उसके बाद क्या हुआ? अपहरण हुआ या व्यपहरण? बताइए, हिंदी सीखने के लिए अपहरण या व्यपहरण? सर दूसरे वाले का मतलब क्या होता है? वन इज किडनैपिंग एंड वन इज अबडक्शन. सब अबडक्शन। सो दिस इज आई थिंक इसको हम अपहरण कहेंगे. क्यों?
सर अपहरण यस सर। किडनैपिंग के साथ सिनोनिमस रहता है ना? किडनैपिंग शायद व्यपहरण है, एक बार प्लीज़ इसको ओके, कंफर्म करिए, ऑलराइट, चेक थोड़ा सा करते हैं। एक बार यहाँ चेक करिएगा, मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया आपको। सर व्यापहरण किसी के कब्जे यस से जब कोई यस, चीज चुराई जाती है सर। इट मीन्स एबडक्शन। व्यपहरण क्या है? एबडक्शन। ओके, एनी एज, किसी भी एज की, ठीक है, वो किसी भी एज का पर्सन हो। लेकिन किडनैपिंग क्या है? सर्टन एज के लिए किडनैपिंग, ठीक है। तो बात है कि शॉर्टकट करना कहानी को। हमने जैसे पूछा आपसे कल की क्लास में क्या डिस्कस किया गया, तो अगर रामायण की बात करें तो आप उसको क्या है, एक ब्रीफ कर दें, ये फैक्ट थे, ये इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट की वजह से राम को लंका जाना पड़ा, रावण को मारना पड़ा, और उसके बाद राम ने विजय प्राप्त करके वापस आ गए, और उसके बाद क्या हुआ, रावण को मार करके वापस आए, और दैट्स इट, राम राज्य कायम हो गया, ठीक है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो उनका चरित्र था, उस चरित्र के बारे में रामचरितमानस में मिलता है, और रामायण क्या है, एक स्टोरी है। ओके, रिपीटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि कल की क्लास में क्या डिस्कस किया गया, तो आपको संक्षिप्त करना यही है कि इसेंशियल चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए, और लैंग्वेज कितनी भी आपकी अलग हो जाए। ऐश्वर्य, ऐसा नहीं कि उस पैराग्राफ से वही वर्ड उठाने हैं या वही सब कुछ करना है, यानी आपके इसेंशियल्स रहें, पॉइंट्स ऐसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको रखते हुए, और अपनी कहानी को 1/3 कर लेना। हाँ प्लीज़, कोई बता सकता है मुझे कल के लेक्चर को, कोई कट शॉर्ट करके मुझे संक्षिप्त बताएगा कि कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, पॉइंट्स छोटे छोटे। So can I try? यस ऑफ कोर्स। So yesterday we started with the DPSPs. We Yes. started by knowing that it is contained in the part 4 of the Constitution, Yes. and it's from Article 36 to Article 51, Yes. and it was borrowed from the Irish Constitution. Then we Yes. came on to the part where we discussed that the inclusion of DPSP was the transition of India of the state from the laissez-faire state to the welfare state. Okay. And then we discussed two cases where it was briefly mentioned that it is the duty of the state to secure, the primary duty of the government to secure the essentials of a welfare state. And then in the other case we discussed that there can be restrictions which can be imposed in the implementation of DPSPs if they are in the interest of the public. Then we discussed the relation between the DPSP and the preamble, Yes. where it was said that the goals of the preamble are expressed in DPSPs and have to be achieved by the lawmaking agencies of the government. Correct. And we were discussing the point on socialism. इट्स ओके। सो आफ्टर ऑल अगर हम बात करें तो हमने एप्लीकेशन को डिस्कस किया था इसके बाद, और एप्लीकेशन क्या है कोर्ट का, चैप्टर कहाँ एप्लीकेबल है ये, यस, इज देयर एनी डेफिनेशन क्लॉज इन दिस चैप्टर? शशांक? So the first 36 प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ स्टेट। क्या स्टेट की मीनिंग होगी? विच इज गिवन इन part Article 3. 12. Article 12 part 3. Okay, so same meaning will be accepted here. जो भी जहाँ पर भी state लिखा हुआ है वहाँ पर आपको समझना है, state means state defined under the Article 12 of part 3. Okay, and उसके बाद हम बात करते हैं कि 36 के बाद आर्टिकल 37 की हमने बात करी। तो 37 में क्या हमने देखा था? Applications. एप्लीकेशन, हाँ जी, क्या एप्लीकेशन है प्लीज़ बताएंगे हमें। इट इज़ इन्फोर्सिबल, इट इज़ सबऑर्डिनेट टू द फंडामेंटल राइट्स, इट इज़ फंडामेंटल गवर्नेंस, इट वर्क्स इन द फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। क्या है यहाँ पर प्लीज़ बताइए। Sir, it is not enforceable by any court, यस, and it is also not fundamental in the governance of country, but it shall be the duty of the state to implement these with time. एक्चुअली This principle which is laid down 30 under this. 37 को प्लीज़ एक बार पढ़ेंगे शशांक। Sir, application of the principles contained in this part, the provisions contained in this part shall not be enforceable by any court, but the principle therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. यस शशांक, क्या है ये? दिस प्रिंसिपल्स आर फंडामेंटल्स इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। नेवरदलेस कुछ भी दिया गया है बाकी का इधर उधर,
ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये फंडामेंटल्स हैं जो गवर्नेंस ऑफ द कंट्री में सहयोग करेंगे, ऐसा नहीं कि इन्फोर्स किए जाएं। सुशांत, क्या है ये? जी इन्फोर्स नहीं कराए जाएंगे, लेकिन क्या है, ये प्रिंसिपल्स ऐसे प्रिंसिपल्स हैं विच आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। ये फंडामेंटल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री हैं कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड प्रोविजंस हैं। अगर हम बात करें तो 3 चार्टर्स दिए गए हैं। कौन कौन से चार्टर हैं बताइएगा प्लीज़। अगर ये सारे राइट्स को अगर एक साथ क्लासीफाई किया जाए तो हम 3 चार्टर्स की बात कर सकते हैं। कौन से 3 चार्टर क्रिएट किया जा सकते हैं, प्लीज़ बताएगा कोई? हाँ जी। So, आप यूएन चार्टर्स की बात नो 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 नो, अगर हम इन आर्टिकल्स को क्लासीफाई करके पढ़ना चाहें कि यस दीज आर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, दीज आर गांधीयन प्रिंसिपल एंड दीज आर द लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल्स, क्या है ये, क्या है? वी कैन क्लासीफाई डीपीएसपी इन 3 पार्ट्स फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग, फॉर जस्ट interpreting the provisions, for just learning the provisions. We can classify this. There are 3 type of rights. कौन कौन से rights हैं प्लीज़ बताइए? There are 3 type of rights. क्या है? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पर बेस्ड राइट है, राइट बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। प्लीज़ नोट डाउन अगर आप चाहते हैं नोट करना तो। फॉर अ जनरल अंडरस्टैंडिंग, for a general understanding or interpreting the provisions and for the learning the articles of this part, we can classify the DPSP, in 3 parts. Rights on the basis of socialistic principles, rights based on a socialistic principles, पहला rights based on socialistic principle, and second right based on the Gandhian principle, and third right based on liberalistic principle. liberalistic principles क्या मानेंगे? हिंदी में कोई बता सकता है मुझे ये तीनों प्रिंसिपल का मतलब? एनीवन? आप लोगों की हिंदी भी थोड़ी सी कवर करना है। समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। यस ऑफ कोर्स, समाजवादी, गांधीवादी, उदारवादी। ओके, ये 3 तरीके के क्या हैं प्रिंसिपल्स इन प्रिंसिपल पर बेस करके आर्टिकल्स को अलग किया जा सकता है। सो प्लीज़ व्हाट आर द सोशलिस्टिक राइट्स बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। अब हम छांट करके डिस्कस करते हैं कौन से राइट्स ऐसे हैं जो डीपीएसपी कैसे, कौन से डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो क्या हैं, यस राइट्स विच आर बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। तो कोई मुझे थोड़ा सा बता सकता है अगर इन प्रिंसिपल को किसी ने पढ़ा है कि कौन कौन से आर्टिकल हो सकते हैं इसमें से? देखिए इंटर रिलेशन मत दिखाइएगा, क्योंकि अगर कोई राइट अगर आप इसमें से डीपीएसपी देखेंगे तो हो सकता है वो 2 में भी हो सकता है। ठीक है, हाँ जी प्लीज़ नोट डाउन। आर्टिकल 38, हाँ सर स्टीव बताइए। एम आई ऑडिबल? यस सर। आप बार बार लेफ्ट हो रहे हैं, बताइए समझ में आ रहा है आपको क्या हुआ? सर पता नहीं क्यों अपने आप लेफ्ट हो जा रहा है बार बार। अच्छा चलिए इट्स ओके। सर मैंने ये 3 प्रिंसिपल्स नोट किए हैं, वहीं तक हुआ है भी। ओके, ये जो 3 प्रिंसिपल्स थे क्या थे बताइए एक बार। राइट सर सोशलिस्टिक, नो राइट बेस्ड ऑन प्लीज, सिर्फ सोशलिस्टिक नहीं, राइट, क्योंकि राइट अभी आएंगे ना। ये जो डीपीएसपी हैं वो राइट ही तो हैं एक तरीके के, और ये राइट इन्फोर्सेबल नहीं है। तो डीपीएसपी बेस्ड ऑन, या डीपीएसपी भी लिख सकते हैं आप, जैसा भी आपको इजी रहे या कन्वीनियंट रहे आपको और सही रहे, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए ही बनाए हैं, एक तरीके से अलग किए गए। फर्स्ट इज द राइट्स बेस्ड ऑन अ सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, सेकेंड राइट्स बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, एंड थर्ड इज राइट बेस्ड ऑन द लिबरलिस्टिक प्रिंसिपल। दिवेंदु ने एक बार बताया था हिंदी में क्या है तीनों ये। पहला समाजवादी, सेकेंड गांधीवादी एंड उदारवादी, लिबरलिस्टिक जो है उदारवादी, करेक्ट। नाउ प्लीज आप डालेंगे राइट बेस्ड ऑन द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। हाँ जी, एक बार मुझे बताइएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोशलिस्ट? आपने पढ़ा था पीछे अभी, और उसी से निकल करके वो आर्टिकल्स आ जाएंगे सारे।
So the So kind of collective. governance wherein the gap between rich and poor can be breached मीन्स क्या होता है इसको by way अंग्रेजी of इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? policy. इनइक्वलिटी मीन्स क्या मिनिमाइजिंग द इन Minimizing the gap between rich and poor. यस मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी, डायरेक्टली ये बोल सकते हैं, रिच और पुअर हटाइए, मिनिमाइजिंग द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ स्टेटस, टर्म्स ऑफ इनकम, स्टेटस इन टर्म्स ऑफ, हाँ जी, स्टेटस इन टर्म्स ऑफ, स्टेटस इन टर्म्स ऑफ, हाँ बताइए प्लीज़, फैसिलिटीज़ इन टर्म्स ऑफ इनकम, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। हाँ जी, जो आप बताना चाहते हैं शशांक मैं समझ गया, लेकिन कुछ वर्ड्स आपके दिए गए हैं, इनको भी ध्यान दीजिएगा। आपकी बात एकदम करेक्ट है, गरीब और अमीर के बीच में अंतर ख़त्म किया जाए, समाजवाद तो यही कहता है, लेकिन समाजवाद क्या है? हर जगह पर ऐसा नहीं है अमीर गरीब। अब मेरे पास, मैंने बहुत मेहनत करी और मेरे पास 4 एम्बेसडर हैं, 5 मर्सिडीज़ हैं, तो कोई आकर के कह दे लाओ छीनो इनकी एम्बेसडर, 4 क्यों रखे हुए हैं, ये दे दो गरीब आदमी को, कर सकते हैं ऐसा शशांक? नहीं सर, लेकिन नहीं। गरीबों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं कि उनके पास कम से कम एक लेकिन ambassador हो। लेकिन एम्बेसडर नहीं हो, उनके पास बैलगाड़ी ही हो जाए, उनको चलने के ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक दे दिया जाए शशांक, कार की बात नहीं कर रहा हूँ, दिस शुड बी गिवन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कार और ये Yes. सब तो मेहनत करने से मिलता है। क्या बताया था प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी? एक डिफिनीशन हमने बताई थी आपको, ऑल सम्स, Future fortune. ऑल सम्स ऑफ मीन्स फॉर्च्यून। प्रॉपर्टी क्या है? वो सब कुछ प्रॉपर्टी है जो उसके टोटल सम ऑफ वंस फॉर्च्यून। यस, एक आदमी का सब कुछ जो उसको भाग्य से मिलता है, एवरीथिंग इज प्रॉपर्टी। एक बहुत जनरल डेफिनेशन डिस्कस की गई थी। यहाँ पर बात आती है कि इनइक्वालिटी कम करनी है, मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द स्टेटस, इन टर्म्स ऑफ द इनकम, इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड इन टर्म्स ऑफ द लास्ट इज, बताइए, फैसिलिटीज। फैसिलिटीज़, करेक्ट। अब मालूम है फैसिलिटी क्या है? एक आदमी बेचारा जो है वो पैदल चल रहा है, उसको कोई आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एक आदमी जो है वो प्लेन से चल रहा है, कार से चल रहा है, बस से चल रहा है। जो गरीब है उसको कम से कम बस तो प्रोवाइड कराइए, मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन दीजिए उसको, है माना ठीक है, आप 4 लोग बैठ के ओला में चले जाते हैं, लेकिन उसको कम से कम 100 लोगों वाली बस में ही बिठा दीजिए, कोई बात नहीं, पैदल ना चलना पड़े, ठीक है, फैसिलिटीज़ दी जाए उसे। लेट्स ओके, वो सोशलिस्ट की बात हमने की थी, एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देयर इज वन केस लॉ वेयर सोशलिस्ट वर्ड हैज बीन डिफाइंड एंड सोशलिज्म इज आल्सो डिफाइंड इन देयर आर सम केसेस। कौन सा केस था सोशलिज्म डिफाइन किया था, जो मेजर केसेस थे? सर एक्सेल रे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, एक्सेलवेयर ही मैंने बोला, सोशलिस्ट है वहाँ पर। अब सोशलिज्म की बात कर रहा हूँ। द वर्ड सोशलिस्ट इज डिफाइंड इन एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैंने एक्सेल बोल दिया था, तो शायद इसके लिए बोला है क्या अब आपने? नहीं सर, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई दी थी। ओके ओके, हाँ, एक्सेलवेयर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वेयर यू कैन फाइंड द मीनिंग ऑफ द सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है ये आप लोग जान चुके हैं, बहुत बार डिस्कस किया है। देयर शैल नॉट बी कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, देयर शुड बी अ इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एवरी पर्सन इन अ नेचुरल रिसोर्सेस, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस, एंड दैट शुड बी यूज इन अ वे सो दैट दे कैन सबसर्व टू द कॉमन गुड, दे कैन बी यूटिलाइज फॉर द कॉमन गुड, सभी लोगों को बेनिफिट मिल पाए उसका। ऐसा ना हो कि जैसे होता है ना, आपके घर में 1 किलो सेब आता है तो क्या करते हैं आप लोग? गुरलीन, यस सर। क्या करते हैं अगर आपकी फैमिली बड़ी है, 5-7 लोग आपके घर में हैं और सेब 1 किलो आया हुआ है तो क्या करते हैं? हाउ यू विल सो द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, क्या करेंगे बताइए? सब एक एक ले लेंगे, उसके बाद एक जितना एक बचेगा एक एक उसका एक एक अगर नहीं हो पाता है तो क्या करेंगे उसको? It will be served to every person after cutting that apple. You will serve to every person कि आपको खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। अगर बच जाता है तो जो नहीं खाया है इट्स ओके, खा लीजिए आप, यही करते हैं ना आप। बट यू प्रेजेंट दैट थिंग टू एवरीवन। उसका मन करेगा खाएगा, मन करेगा नहीं खाएगा, मन करेगा उसको पानी पिएगा, मन करेगा नहीं पिएगा, बट यू कैन नॉट से दैट कि अरे उन्होंने तो, उनको पीना ही नहीं है, उन्होंने कहा था हमसे क्या पीने के लिए,
कभी ऐसा होता है तो आपके जो क्या चीज़ें हैं, फिर वहाँ पर वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल नहीं होता है। समाजवाद का मतलब क्या है? समान रूप से सभी लोगों को जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं और जहाँ पर इकोनॉमिक फ्लो है, इकोनॉमिक फ्लो बना रहे, और क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, एक ही आदमी के पास पूरी संपदा ना चली जाए। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे, मैंने कहा था ना, रिफॉर्म करती रहती है, फाइनेंशियल रिफॉर्मेशन आते रहते हैं। देखा है आपने, टैक्सेस के स्लैब बनाए गए हैं, इसीलिए। क्यों गुरलीन? ओके, हाँ, ये बात हमने करी। तो पहला प्रिंसिपल आप अगर देखेंगे तो वो है आर्टिकल 38। व्हाट आर्टिकल 38 सेज प्लीज? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल। हाँ जी। So it talks about certain principle of policy to be followed by the state. The state shall in particular direct its policy towards securing that the citizens, men and women equally, have the right to an adequate means of livelihood. that is a 39, I think 38 8 करना है प्लीज। I'm so sorry, sir. हाँ, State to secure a social order for the promotion of welfare of people. यस। The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a मोशन, प्लीज रीड द आर्टिकल 38। हाँ जी, एम आई ऑडिबल? गुरलीन प्लीज आप रीड करेंगे, शशांक की वॉइस नहीं क्लियर आ रही। Article 38. The state to secure a social order यस। for the promotion of welfare of the people. Clause 1. The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic, and political shall inform all the institutions of the national life. Clause 2. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income Yes, and okay. endeavor. Okay. Just wait. Golden, there are two things I think that क्या enforce कराना है? Justice should be given to every person. क्यों? सोशल ऑर्डर, in the form of social, economic and हाँ, political. सोशल ऑर्डर को क्या करना है? मेंटेन, प्रोटेक्ट करने के, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सभी लोगों को क्या किया जाए? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस दिया जाए, एंड इनइक्वलिटी को मिनिमाइज किया जाए। इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ In terms of income, in terms of income means status, facilities and opportunities. yes, in terms of income, inequality in terms of income, in terms of status, in terms of opportunity, in terms of facilities, इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करते हुए स्टेट शुड endeavor to protect the social order in the society. Is it clear? बताइए, ये सोशलिस्टिक प्रोविज़न हुआ या नहीं हुआ, पहले मुझे ये बताइए। आपका आफ्टर रीडिंग दिस प्रोविज़न वेदर इट इज़ अ सोशलिस्टिक और गांधीयन प्रिंसिपल या ये कोई और प्रिंसिपल, आपको पता चला सोशलिस्टिक प्रोविज़न है ये? Yes, sir. यस सर। ओके, हाँ। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस करी। क्या डिस्कस करी हमने, प्लीज़ बताएंगे आभा? ये सर हमने बात की कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स के अंदर हमें स्टेट क्या क्या कर सकता है, दैट इज जो इनइक्वालिटीज है स्टेटस की, फैसिलिटीज की, आभा नहीं कर नहीं सकता है, करने का प्रयास करेगा। आभा ठीक है सर। क्या करेगा? एंडिवर टू क्या है? यहाँ पर कोशिश कर, इसीलिए यहाँ पर ये इन्फोर्सेबल नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी है, इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर है, तो वो उस इकोनॉमिक कैपेसिटी के अंदर वो क्या करेगा? सोशल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऐसा सोशल ऑर्डर जहाँ पर सभी लोगों को क्या मिले? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, एंड मिनिमाइज द इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ द wealth, status, facilities, opportunities. आभा वेल्थ, इनकम टू। आभा वेल्थ नहीं है यहाँ पर, वेल्थ और सर इनकम। बोला मैंने वेल्थ, फिर हटा दिया मैंने। यहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल करना है, ठीक है? हम यहाँ पर वेल्थ को नहीं लेंगे क्योंकि वेल्थ और इनकम टैक्स दोनों अलग अलग हैं, पता है आपको क्यों?
बोथ आर सेम और Yes, sir. डिफरेंट, बोथ आर सेम और Sir, डिफरेंट। I rectified it इट्स ओके, इट्स ओके, later. लेकिन इसको समझना जरूरी है। बाकी लोगों को अगर कभी कंफ्यूजन होता है, दोनों के टैक्सेस पड़ते हैं, पता है आपको? सुना है आप लोगों ने? ऐश्वर्य, हाँ आपने रेस किया था, प्लीज़ बताइए। नहीं सर, वो मेरा माइक थोड़ा वो पड़ता उसमें हो गया। ओके ओके, हाँ, इसका मतलब क्या है कि सर इनकम वो होता है जो मतलब महीने में at the end of the month a person is getting. ओके And wealth comprises of everything like gold, car, everything which you possess. ओके, हाँ, इसको यहाँ पर हम लोग ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। जनरली आप लोगों को पता चल गया क्या है इनकम, क्या है। जो आप बेनिफिट्स आपके होते हैं, जिनको अगर कोई एक्सेप्शंस नहीं दिए गए हैं, उन एक्सेप्शंस को छोड़ करके वो बेनिफिट्स आप जो भी आपका जो भी टर्नओवर होता है, जो बेनिफिट्स होते हैं, और मंथली आपके ये देखे जाते हैं। और इनकम टैक्स आपका एनुअली आपको देखा जाएगा कि क्या है, कितना इनकम आपका है, और एक स्लैब बनाया गया है जिसके ज़रिए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्या है ये? टैक्स आपको एनुअली पे करना पड़ेगा, लेकिन इनकम आपकी क्या देखी जाएगी? इनकम देखी जाएगी मंथली और ऑल ओवर क्युमुलेटिव देखी जाएगी कि क्या इनकम है और सोर्सेस क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, बहुत सारे इनकम के सोर्सेस आदमी के हैं। यहाँ पर हम लोग उतना तो जो इनकम टैक्स है एक्ट उसमें भी नहीं है पता, बाद में जोड़ा जाता है, अदर इसीलिए लिखा गया है, कुछ भी जोड़ लीजिए। बात आती है कि ये इनइक्वलिटी को मिनिमाइज़ करेगा, करेक्ट, ओके। सेकंड, अगर हम प्रोविज़न की बात करें तो सोशल जस्टिस से रिलेटेड सोशलिस्टिक प्रिंसिपल में दूसरा प्रोविज़न कौन हो सकता है? प्लीज़ कोई बताएगा मुझे? 39. 39, यस, ओके। सो प्लीज़ सृष्टि रीड 39 प्लीज़, ध्यान दीजिएगा। Okay, sir. एक्चुअली एक चीज़ और ध्यान दीजिए, प्री के लिए मैं आपको बताता हूँ 38 से क्वेश्चन क्या आता है। प्री के लिए क्वेश्चन आता है कि इनकम, जैसे आपने आभा आपने कहा ना कि वेल्थ, सर मैंने रेक्टिफाई कर दिया था। बाई चांस अगर आप आंसर कर रहे हैं क्लिक ना वहाँ पर, तो वहाँ पर वेल्थ भी दिया होगा, तुमने जो बोला ना, इट मे बी इन द ऑप्शन। आभार। बाकी और लोग, Yes, sir. Yes, sir. ये क्या होगा कि ऑप्शन में दिया होगा, आप थोड़ा सा भी अगर गलती से अगर आपने मजाक में प्रोविज़न लेके निकले हैं ना आप, तो आप एक नंबर अपना गंवा कर चले आएंगे। वहाँ पर क्या है गुरलीन? इनकम, इनइक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ Income, status, facilities and opportunities. यस। ये जो वर्ड्स हैं ना, इन वर्ड्स पे फोकस रखना है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी चेक करेंगे कि आप जब गो थ्रू हुए थे, क्या आपने देखा था ये मील का पत्थर, या मील का पत्थर बिना ही देखे निकल गए थे आप। नेक्स्ट, इसके साथ ही एक और चीज़ है, क्या है? जस्टिस। सो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 38? देखिए ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया ना कि एमपी में आया था ये क्वेश्चन, तो उन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी टाइप ऑफ जस्टिस इज गिवन अंडर आर्टिकल 38। मैं कंफ्यूज हुआ था, आई एम वेरी सॉरी। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें लगता है नहीं ये तो सोशियो इकोनॉमिक चार्टर है, पॉलिटिकल जस्टिस कैसे हो सकता है? क्यों? आप भी सोचते होंगे ना। गुरलेन, हमने क्या कहा था? फॉर डीपीएसपी इज ओनली फॉर द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। वहाँ पर तो ये नहीं लिखा है सोशियो पॉलिटिको इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री। जनरली दिमाग में हमारे यही आता है कि ये जो चार्टर है ना पूरा डीपीएसपी का, इट इज़ फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, लेकिन वो पॉलिटिकल जस्टिस की बात करता है, पॉलिटिकल स्टेटस की बात नहीं करता। सबको चुनाव नहीं लड़ाएगा, सबको ये नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आप ऐसा कुछ करिए, असेस कर सकता है राइट टू वोट देने के लिए, कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पर व्हाट टाइप ऑफ जस्टिस? आभा आपने 4 लिखा था, आभा आपने 4 लिखा था, क्या था ये प्लीज़ बताइए। शायद आपने 4 लिखा है। सर 4 के बाद फिर मैंने 3 लिखा था। आभा, That is तो एक चीज़ आज और आप लोगों को ये देखिए, मैं जब एड्रेस करता हूँ फिर से मैं यही कहूँगा, आप लोग जब अभी पहली बार एग्ज़ाम देंगे ना सारे लोग, तो एक बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे बताइए? ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे और सबसे पहली गलती यही करेंगे आप। क्या करेंगे कि आंसर देने में इतने उतावले आप होंगे ना, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा वो पेपर, क्योंकि नया नया है ना ये एकदम। तो आपको दिखेगा कि ओहो, डीपीएसपी हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से हैं? यूएसएसआर। क्यों? फंडामेंटल ड्यूटीज गुरलीन? यूएसएसआर। जल्दबाजी में आप क्या करेंगे, कभी कभार डीपीएसपी लगा के चले आएंगे वहाँ पर यूएसएसआर।
थोड़ा सा हल्का सा, जैसे कि है ना कि अभी मैंने इतनी देर से बोला कि ये जस्टिस वाला प्रोविज़न था, तो ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक्स वहाँ पर नहीं करने हैं प्लीज़। मैं आपको हमेशा ये रिकमेंड करूँगा कि आप कितना भी कम पढ़ के जाइए ना, कितना भी कम पढ़ के जाइए, और अगर आपने आंसर करते समय आपने कम से कम 2 से 3 बार अगर किसी क्वेश्चन को रिव्यू किया ना, तो आप इस पोजीशन में हैं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन होगा तो आप उसका आंसर गलत करके ऑब्जेक्टिव आ जाएं, अदरवाइज सही करके आएंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात? क्या है, अगर आप पढ़ के जा रहे हैं, तैयारी करके जा रहे हैं, आपने रिवीजन नहीं किया है, लेकिन अगर आपने सिर्फ 2 या 3 बार अगर उस क्वेश्चन को पढ़ा, उसके एमसीक्यूज को पढ़ा, तो आपको पता चलेगा कि इस एमसीक्यू में बनाने वाले ने कितना दिमाग लगाया हुआ। ठीक है, इसलिए प्लीज़ आप जब भी कभी आंसर दें तो उस आंसर के लिए प्लीज़ अपने आप को इस आज आपने देखा होगा शायद सेशन में भी आपको एक जानकारी दी है उन्होंने। क्या जानकारी दी? आपको फ़ायदा किस चीज़ में है? जज बनने के लिए किस चीज़ में फ़ायदा है देवेंदु? जज बनने के लिए आपको बिगनर बने रहने में फ़ायदा है, पता है? जज बनने के लिए आपको क्या बने रहने में फ़ायदा है? बिगनर। आपको लगातार सीखते रहना है, लगातार सीखते रहना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि गलतियां कभी भी हो सकती है। ओके, सो इस चीज़ को ध्यान रखना है। और अपनी जितनी भी, देखिए जो आपको टोकता है ना कभी, इसका मतलब कुछ ना कुछ उसको लगता है आपसे। कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा कोई इनिमिटी है किसी को मैं टोकता हूँ, आप ऐसा मत करिए। क्यों बताइए? अच्छा ये बताइए, मैं बहुत छोटा था, मुझे एक बार याद है, मैं एक छोटी सी यहाँ पे स्टोरी देता हूँ। तो तख्त पर बैठते समय पैर नहीं हिलाया जाता है, या अगर कोई चारपाई है उस पर बैठते हुए पैर नहीं हिलाया जाता है। ये कस्टम कहाँ कहाँ पे है आप लोगों के यहाँ पे? किसी के है ऐसा? यूपी में तो है सर, बिल्कुल। यस सर है। यूपी में है। यस सर है। इट मीन्स ये काफ़ी जगह पर ऐसा है। क्यों? ये कस्टम प्रेवलेंट है, सिर्फ मेरे घर में ही नहीं है, इसका मतलब। यस करेक्ट, ओके। पैर क्यों नहीं हिलाया जाता है, इसका रीज़न किसी को समझ में आया था अभी तक? मुझे बाद में आया समझ में, अब आया मुझे समझ में। बताइए। जो कंसंट्रेशन नहीं, जो मेरा मानना है मैं बताता हूँ आपको, पता नहीं आप लोगों का मानना वो होगा कि नहीं होगा। आपने देखा है कि जब आप बैठे होते हैं तख्त में या कुर्सी या फिर किसी चारपाई पे, आपके घर के जो पेट एनिमल्स होते हैं वो कहाँ बैठते हैं आके? बताइए। अक्सर गांव में मैंने देखा है या घरों में मैंने देखा है, जानवर जो भी होते थे वो सब आकर के तख्त के नीचे बैठ जाएंगे, आपकी चारपाई के नीचे बैठ जाएंगे। आपने देखा है? क्यों? यस सर। ऐसा कोई प्रैक्टिकल पैर हिलाने से कुछ होता नहीं है असलियत में, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं इसको अगर जस्टिफाई करूं, तो वो जो जानवर पेट एनिमल है, अधिकतर कुत्ता, खासकर जो डॉग है, घरों में सबके यहाँ होता है, पता है क्यों? जो मेरा मानना है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर इसका इंपॉर्टेंस निकलता होगा, लेकिन उसका पक्का श्योर कहता हूँ मैं, जब आप बैठे हैं ना अगर चारपाई पे, अगर पैर नीचे करके, तो वो नीचे ही बैठेगा, आकर के जरूर नीचे बैठा मिलेगा आपको। ठीक है? और आप पैर हिलाएंगे अगर बैठ करके वहां पे, क्यों? तो मेरा मानना है कि वो आपको हो सकता है कि बाइट कर दे, कहीं पर लग जाएगा अगर, तो वो ऐसा नहीं कि दांत नहीं लगा सकता, बहुत सारी ऐसे। इसके अलावा कोई अगर कस्टम हो सकता है तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा जो मानना है कि ये बहुत कॉमन था, कई बार मेरे साथ भी हुआ ऐसा। आराम से बैठे पैर हिला रहे थे, मालूम है पीछे बैठा, नीचे बैठा हुआ है, उसके मुंह में लग गया। ठीक है, मुंह में लग गया, उसने किया कुछ नहीं, बस खाली ऐसे मुंह कर दिया और मेरे पैर में, हाथ में कहीं पर निशान लग गया। तो ये क्या है, नॉर्मली इसको मना किया जाता है। तो हमारा जो कहना है कि अगर आंसर आप कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन आपका क्या होना चाहिए, 2-3 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। पहली बार जो लोग अटेम्प्ट करेंगे उनसे गलतियां बहुत होगी। ऐसा सिंपल क्वेश्चन गलत करके रोते हुए आप आएंगे यहाँ, कहेंगे सर मैंने तो सर ट्रेम्बल कहाँ से लिया गया, यही गलत करके आ गया। और ये 1-1, 2-2 नंबर आपको मेरिट से बाहर करेंगे पहली बार मेंस लिखने में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस इज गिवन इन आर्टिकल 38? यस मिताली? सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, एंड प्रियम्बल एंड डीपीएसपी का 338 बोथ वर प्रोवाइडिंग द सेम थिंग। दे आर प्रोवाइडिंग द गोल्डन गोल्स, जो गोल्डन गोल्स दिए गए उधर, उनको इधर इन्फोर्स करवाता है, पॉलिसी बनवा करके लॉ बनवाता है। ठीक है, कि आप क्या करिए, पॉलिसी में इंक्लूड करिए इसको। इसके साथ ही 2 चीजें हैं, जस्टिस एंड इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ, चारों वर्ड्स क्या है?
income, status, facilities, and opportunities. ओके करेक्ट ओके नाउ 39 की हम बात करते हैं आर्टिकल 39 प्लीज एक बार रीड करेंगे मिताली Yes. हाँ जी एक बार रीड करिए Article 39, certain principle of policy to be followed by the state. The state shall, in particular, direct its policy towards securing, Article 39, Clause A, that the citizens, men and women, equally have the right to an advocate means of एडिक्वेट advocate, एडिक्वेट 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 ओके मिताली प्लीज आप रुक जाइए प्लीज ओके थोड़ा सा नॉइज आ रहा है आपकी तरफ से देर आर सर्टेन principles which is given in article 39 and there is a direction that when policy is framed by the state they must secure the presence of these principles under article 39 कितने principles हैं कोई बता सकता है how many principles are given 6. एक बार प्लीज़ सही से चेक कर लेना चलिए एक बार रीड करिए ऐश्वर्य और आप ब्रीफ में नोट करेंगे Article 39. यस Certain principles of policy to be followed by the state. यस The state shall, in particular, direct its policy towards securing a. that the citizens, men and women, equally have the right to an adequate means यस of देयर इज अ livelihood. वन एलिमेंट फर्स्ट क्या है प्रिंसिपल एडिक्वेट एडिक्वेट लिखिए प्लीज नोट करिए एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेन एंड वुमेन एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेन एंड वुमेन ओके Yes, sir. second ownership and control of material resources ownership and control of material resources for common good third Ashwin Yes, sir. Clause C. That the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth no concentration of wealth and means of production to the common detriment. no concentration of wealth no concentration of wealth in few peoples third fourth read करेंगे ऐश्वर्या Clause D. That there is equal pay for equal work for both men and women. yes equal pay for equal work for both men and women in next Clause E. That the health and strength of the workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter into avocations unsuited for their age or strength. ओके तो ये जो आपने रीड किया है ये पांचवा है आई थिंक ऐसा है Yes, sir. these are 5 principles ना So इसमें clause F भी है मेरे में. कौन सी है चाइल्डहुड क्या Yes, sir. ओके Read करूँ? प्लीज़ एक बार नोट करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर protection of the strength and the health of the worker हाँ एक बार ये क्लॉज रीड करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर All right, sir. Clause E. That the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that the citizens are not forced by economic necessity to enter into avocations unsuited to their age or strength. it means protection should be given to the people who are working in any hazardous industry or any industry so that his exploitation should not be done on the basis of the economic necessity
किसी को अगर ज़रूरत है 5,000 रुपये तो आप कह रहे हैं नहीं 18 घंटा काम करना पड़ेगा आपको, तब देंगे आपको 5,000 रुपये। या फिर आपको 2 महीने काम करना पड़ेगा, 15,000 दे देते हैं आपको, लेकिन लगातार आपको 2 महीने आपको मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा, कहीं और नहीं काम कर सकते। तो ये क्या है, एक अंडू इन्फ्लुएंस क्वेश्चन इस्तेमाल करके आप क्या कर रहे हैं, किसी को बॉन्डेड लेबर बना रहे हैं, या फिर उसको एक तरीके से आप बंधुआ मजदूर कह सकते हैं। ओके, हाँ। इसके साथ ही एक नया जो क्लॉज जुड़ा था वो कौन सा है, प्लीज़ बताइए। Clause F, that children are given opportunities and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, and that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment. Okay, this clause is added by So substitute हुआ था. 42nd Amendment Act 1976. 42nd अमेंडमेंट के जरिए क्या किया गया, ये सब्स्टिट्यूट किया गया. सब्स्टिट्यूट किया गया। क्या सब्स्टिट्यूट किया गया यहाँ पर, क्या था इससे पहले, वहाँ पर दिया है, आप देखिए मेरे फुट नोट में, सब्स्टिट्यूटेड फॉर लिखा होगा वहाँ पर, कोई वर्ड अगर सब्स्टिट्यूट हुआ है तो सब्स्टिट्यूटेड फॉर। सर मैं फुटनोट पढ़ दे रहा हूँ. हाँ जी। Substituted by the Constitution 42nd Amendment Act 1976 Section 7 for Clause F, उसके बाद भी with effect from 3/1/1977. ओके, इसका बस मतलब मेरे में इतना ही दिया. वर्ड नहीं दिया गया है। ओके, इट्स जी. चलिए कोई भाई, उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, लेकिन हमने जो बात करी कि ये 6 प्रिंसिपल्स हैं, 5 बता रहे थे, कोई कौन कह रहा था वैसे? पहला आप एक बार प्लीज़ बताएंगे, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू मेन एंड वुमेन। सेकेंड, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ द मटेरियल रिसोर्सेस फॉर द कॉमन गुड। एंड थर्ड इज No concentration of wealth. no, there shall be no concentration of wealth in a few peoples. Third, and a fourth is Equal pay for equal work. equal pay for equal work to men and women both. Yes. And Fifth is to maintain the health and strength of workers. yes, And to maintain और protect the strength and health of the worker. बस इतना ही नोट करना है। एंड इसके बाद अगर देखेंगे क्या है, प्रोटेक्शन या चाइल्डहुड एंड यूथ कैन नॉट, चाइल्डहुड एंड यूथ शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। क्या है, जो चाइल्डहुड है एंड यूथ शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड किसी भी कीमत पे। मतलब आप मालूम है, जिस समय बच्चों को पेन चलाने की उम्र है उस समय आप उनसे कुदाल चला रहे हैं, जिस समय बच्चों को पेन चलाने की उम्र है उस समय आप क्या कर रहे हैं, बच्चों से चाय की गिलास धुलवा रहे हैं, आप उसको कुछ ऐसे काम पर, माचिस जो तीली है बना रहे हैं, वो मैच इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी जगहों पर काम कर रहे हैं जिनको नहीं करना चाहिए उन्हें, या फिर वो दारू पिला रहे हैं, या फिर छोटू बनकर होटल्स में खाना खिला रहे हैं जब उन्हें पढ़ने की उम्र है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हैव यू सीन एनी छोटू इन होटल्स? yes, sir. आई थिंक 80% होटल्स में छोटू होते हैं। क्यों? नॉर्मल ढाबे जो होते हैं, हम बड़े होटल्स की बात नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर 3 स्टार और 4 स्टार या 5 स्टार की बात अगर कर रहे हो तो उससे नीचे उतर कर होटल्स की बात करिए, जो कि ढाबे हैं रोड किनारे वाले। ठीक है, तो क्या है कि चाइल्डहुड एंड यूथ should not be exploited in any manners. States should endeavor to secure all these things. These are some principles which must be included in the policies. It is an obligation to the state that section 39, article 39 should be observed. किसी को ऐसा है जो प्रिंसिपल्स ना पता चले हो, प्लीज ये क्लियर हुआ है आपको? क्यों बताइए। Yes, sir. ओके, इसके साथ ही एक डिस्कशन कर लेते हैं, whether state has done anything till now for enforcement of these non-enforceable provision which is given in article 39. Have they included these provisions? Have they made any safeguards relating to these provisions in any act? Yes, sir. फैक्ट्रीज एक्ट में बैन कर दिया था हजार्डियस एनवायरनमेंट में बच्चों को काम करने का। ओके ओके, इसका मतलब बहुत सारे लॉज बनाए गए, जैसे Child इंडस्ट्रियल। Labor and Protection Regulation Act है. हाँ जी, हाँ जी, मैं कुछ नाम ले देता हूँ, आप लोग लिखने की कोशिश मत करिएगा, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मैंने जो इसको लिखा है इसको इसलिए लिखा था कि आपको एक पता चले कि कौन से लॉ बनाए गए किसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अगर बात करेंगे तो मिनिमम वेजेस एक्ट एंड लिविंग वेजेस एक्ट आया, याद है आपको? Yes, sir. प्रेजेंटली इट इज़ इंक्लूडेड इन वन कोड,
कौन सा कोड ऐसा है जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी गई जो वेजेस से रिलेटेड प्रोविज़न है अगर कोई लेबर लॉ के? यस एनीवन प्लीज़, कौन सा कोड है, नाम बताएंगे आप लोग? जो ये मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, या फिर और कौन सा लॉ है, लिविंग वेजेस, सब कुछ के प्रोविज़न है कहाँ पर ऐड कर दिए गए? अभी आपने देखा था लेबर रिफॉर्म हुआ था, तो कौन सा कोड है? इंडस्ट्रियल कोड एक आया है अमेंडमेंट के थ्रू। सो 4 कोड्स बने थे शायद, उनमें से किसी एक में है ये। हाँ, अभा एक नहीं है, अभा 4 कोड आए हैं, पता है। और पूरे लेबर लॉ में रिफॉर्म हुआ है। मोर देन 44 सेंट्रल लॉज हैज बीन सबसम्ड इन दीज कोड्स। ये सर, ये इंडस्ट्रियल कोड जो मैं बोल रही हूँ दैट इज वन सिंगल कोड जिसके अंदर 3 एक्ट है और सारे भी हैं जो आप बोल रहे हैं। एक्चुअली ऐसा है, अब मैं फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ। देयर आर 4 कोड्स एंड अब बात कर लेते हैं, जैसे आपने कहा ना, देयर इज़ अ वन फर्स्ट कोड दैट इज़ अ कोड ऑन द वेजेस, कोड ऑन द वेजेस 2019। वेजेस से रिलेटेड जो भी है उसके लिए एक कोड बनाया गया और उसमें सब कुछ डाल दिया गया। ओके। सेकेंड, अभी तुमने जो बात करी इंडस्ट्रियल की, जो बात करी, दैट इज अ कोड ऑन अ इंडस्ट्रियल लॉ, सॉरी कोड ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, नॉट इंडस्ट्रियल लॉ। तो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन से एक्ट आते हैं यहाँ पर? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ट्रेड यूनियंस एंड एक कोई और एक्ट है जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को क्लियर करता है। ठीक है। और अभी तक ये इंडस्ट्रियल का जो कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, इट इज़ नॉट इन द फोर्स। बाकी के जो क्या हैं वो क्या हो गए हैं? जो बाकी के चारों हैं वो क्या हुए हैं? दे आर इन फोर्स, दे आर इन टू फोर्स, बट कोड ऑन द इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट इन द फोर्स। एंड क्योंकि अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, एसेंट मिल गई है, एवरीथिंग इज फाइन, बट नोटिफाई नहीं हुआ है, इसीलिए इस साल भी हम लोगों ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पढ़ाया था। ठीक है। तो अगर बात करें हम, तो इन प्रोविजंस की जो बात कर रहे हैं हम, जैसे अगर बात की जाए तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, मिनिमम वेजेस एक्ट, लिविंग वेजेस, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी, इससे रिलेटेड प्रोविजन बनाए गए कोड ऑन वेजेस 2019 जो कि इन्फोर्समेंट में है, एक कोड है। ठीक है। सेकेंड, अगर हम बात करें तो चाइल्डहुड एंड यूथ शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, तो चाइल्ड से रिलेटेड कोई हमारा पास कोई लॉ है, कोई बता सकता है? बताइए। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है, क्यों बताइए? यस सर। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट हमारे पास था, एक रेगुलेशन एक्ट था 1986 का, जिसका नाम चेंज करके क्या किया गया था? चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 2016 में इसका नाम चेंज किया गया। तो ये कुछ एक्ट ऐसे थे जिनका और मैं नाम ले देता हूँ, जैसे बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। तो ये सारे कोड तो वेजेस से रिलेटेड, तो कोड ऑन वेजेस में हो गए। लेकिन अब बात आती है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, जिसमें क्या है, इंडस्ट्री का रिलेशन क्या रहेगा? जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ट्रेड यूनियन है, ये सारे वहाँ पर कर दिए गए एक जगह पे। एंड कोड ऑन द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड 2020, ये कोड क्या करेगा? जैसे आपने देखा, आपने डीपीएसपी में क्या क्या दिया गया है? प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ एंड हेल्थ ऑफ द वर्कर, ओके, चाइल्डहुड एंड यूथ शुड नॉट बी प्रोटेक्टेड एक्सप्लॉइटेड, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड शुड बी गिवन। तो यहाँ पर क्या है? कोड ऑन जो आपका है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड। तो यहाँ पर भी कुछ प्रोविजंस आपके सोशलिस्टिक प्रिंसिपल ऐड किए गए। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में क्या है आपका? क्या आता है? लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, लाइबिलिटी, पब्लिक लाइबिलिटी, उसके साथ ही और भी फैक्ट्री में जैसे कि कंपनसेशन। ठीक है। इससे रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें इंक्लूड किया गया। और ये जो 4 कोड थे, इन 4 कोड में मोर देन 44 सेंट्रल लॉज हैज बीन सबसम। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू प्लीज? कोई ऐसा इसको डाउट है कोई यहाँ पर जो हमने बात करी आर्टिकल 39 की? कौन कौन से प्रिंसिपल्स एक बार प्लीज़ रिपीट कर देंगे ना? हाँ, एक और क्वेश्चन बनता है प्री में, ध्यान दीजिएगा। इसको रीऑर्डर करने के लिए बोल देते हैं और बोल देते हैं कि विच इज़ नॉट अ डीपीएसपी, विच इज़ नॉट अ डीपीएसपी। इनमें से कोई प्रोविजन ऐसा लिख देंगे और उसके बाद ये पूछेंगे विच इज़ नॉट गिवन अंडर आर्टिकल 39। जो आपने 6 प्रिंसिपल पढ़े हैं, 6 प्रिंसिपल्स में कोई ऐसा प्रिंसिपल जोड़ देंगे जो आपको लगेगा कि ये है तो सोशल जस्टिस का, लेकिन ये 39 में नहीं कहीं दिख रहा था।
या फिर 39 के 6 प्रिंसिपल हटा करके कोई दूसरा प्रिंसिपल ऐड कर दिया उन्होंने ऑप्शंस में और आप एकदम कंफ्यूज हो गए। तो प्लीज़ ये आपको एकदम रट लेना है। इट इज़ अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट इज प्रिंसिपल, पहला प्रिंसिपल Right to livelihood. राइट टू लाइवलीहुड, यस। मेन एंड Second वुमेन, is, मेन एंड वुमेन दोनों के लिए, यस। yes, sir. The second is ownership and collective ownership of resources, material Okay. resources. Ownership and a control over natural resources for the subservient of the general public, yeah, common good. Yes, and the third is So no concentration of wealth. there shall be no concentration of the wealth. It means please आपने जो लिखे थे ना इसके साइड में A B C D लिख लीजिए प्लीज, अब याद रहेगा आपको। फिर A क्या कहता है? 39A स्मॉल, 39A Right to livelihood. right to livelihood, okay, to men and women both, and adequate livelihood, yes. Second B, So collective ownership of resources. collective ownership Material of resources. material resources. It means क्या होगा? natural resources क्या होंगे? they are collectively own किए जाएंगे, कंट्रोल किए जाएंगे for common good के लिए, yes. And C is No concentration of wealth. no concentration of wealth in few peoples, yes. तो आपने देखा B और C को देखा आपने किस चीज़ के प्रोविज़न है? सोशलिस्टिक प्रोविज़न है। इनके लिए आपने देखा था ना कि अगर कोई भी एक्विजिशन किया जा सकता है, क्यों? किसी भी तरीके का लॉ 39 B और C का अगर कोई लॉ अगर बना रही है सरकार, तो वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है, फंडामेंटल राइट को सुपरसेड कर सकती है कि नहीं कर सकती है? हमने डिस्कस किया था। कर सकती है सर। यस, कौन से फंडामेंटल राइट्स है जिनको कर सकती है? सर 14 एंड 19। 14 एंड 19, यस। कौन से केस में ये बोला गया? किस केस में? सर मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यस, ओके, हाँ जी। और ओके, इसके बाद हम बात करते हैं। यस, बी हो गया, सी हो गया, डी में क्या दिया गया? Equal pay for equal work. Equal pay for equal work, And then E is promoting and conserving the health and strength of the workers to Okay. avoid undue exploitation. yes. And the last is protection of childhood and children. Yeah. ओके, आई थिंक दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज कोई डाउट है किसी को यहाँ पर? प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, बताइए। नयन, नहीं सर, क्लियर। ऐश्वर्या, आभा, Understood, sir. यस सर। next article, that is a 42. Next article, that is a 42. Please read. It is also socialistic. It is a right based on a socialistic pattern. हाँ जी, प्लीज। 39 के बाद 42 रीड करेंगे प्लीज। 39A भी है। 39A में क्या दिया गया है प्लीज? So legal aid का है. दैट इज Free legal aid. फ्री लीगल एड। ये थोड़ा सा सोशलिस्टिक नहीं है, मुझे लग रहा है। क्यों बताइए, है सोशलिस्टिक? Yes, sir. मैंने कहा था कि ये प्रोविज़न बाद में जोड़ा गया है, तो इसको अलग कर लेते। देखिए ऐसा है ना कि ज़रूरी नहीं कि आप लिख देंगे कि यही सोशलिस्टिक है। जनरली उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न है, बहुत जगह, दोनों जगह हैं। सस्ती, यस ठीक है। सर। अमेंडमेंट को हम छोड़ देते हैं क्योंकि हम डीपीएसपी के अमेंडमेंट एक साथ करेंगे, क्योंकि हमें भूलना नहीं है, ठीक है? ठीक है सर। करेक्ट, ओके, हाँ, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है अभी, क्योंकि आपको बाद में पता चला 42nd अमेंडमेंट कौन से जोड़े गए थे, 44th अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर, ठीक है? सो लेट्स कुछ हम बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सोशलिस्टिक जरूरी नहीं कि आप लिखेंगे नहीं 39 है तो ये सोशलिस्टिक राइट नहीं होगा, ठीक है? आप अगर 5 राइट भी लिख देंगे तो बहुत हो जाएगा। आप अगर इस तरीके से लिखेंगे आंसर को वहाँ पर कि डीपीएसपी के बारे में कि ये चीज़ें हैं, और वैसे जितना बता रहा हूँ ना इसका आप 5% भी वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे। डीपीएसपी पर अगर कोई क्वेश्चन आता है ना तो 5 मिनट्स, और 5 मिनट में क्या क्या लिख डालेंगे आप? सस्ती सर जो आपने बताया उसका 5 to 10%। तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना लिख पाएंगे। आप ऑब्जेक्ट लिखने लग जाएंगे, मीनिंग लिखने लग जाएंगे, पश्चिम बंगा खेत समिति लिखेंगे, क्यों?
बताइए क्या क्या लिखेंगे? आपके पास बहुत कंटेंट होगा अगर आप रिवाइज कर लेंगे। मैं लिख कर देता हूँ, आप मान लो आंसर राइटिंग करेंगे ना, सोचेंगे। ऐसा तो नहीं मैं ज़्यादा लिख दे रहा हूँ। कागज़ के ऊपर आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि विद इन लिमिट में लिख रहा हूँ और कंटेंट अच्छा दे रहा हूँ। समझ रहे हैं? सच बताऊँ मैं आपको, जब मैंने मेंस लिखा था तो मैं पीआईएल का आंसर लिख रहा था और पीआईएल में मैं इधर उधर की बातें लिख रहा था, पता है। लेकिन मैं ये नहीं बता पा रहा था कि पहला केस कौन सा है पीआईएल का जहाँ से पीआईएल चला, कब से पीआईएल चला, किस केस में पीआईएल डिस्कस हुआ, क्या डिस्कस हुआ, एग्जैक्टली वो चीज़ें नहीं समझ आ रही थी। लेकिन आपने जो पढ़ा है पीआईएल, उसमें क्या है, कौन सा ऐसा केस है जहाँ से पीआईएल को ओरिजिनेशन माना जाता है? प्लीज़, आप जान चुके हैं, पता है क्या नाम है? उन लेडी का नाम बताएंगे आप हमें? क्या नाम था उनका जो एडवोकेट थी? कपिला कपिला हिंगोरानी। हिंगोरानी। कपिला हिंगोरानी। ओके, आपको कम से कम ये याद है कपिला हिंगोरानी। अगर मैंने कपिला हिंगोरानी का नाम भी लिख दिया होता ना तो कम से कम 10 नंबर मिला होता इसी बात का, ठीक है। लेकिन जनरली जब हम किसी गाइड से पढ़ते हैं ना अनामिका, यस सर। जब हम किसी गाइड से पढ़ते हैं ना तो उस गाइड में क्या दिया रहता है? कॉन्सेप्ट इज ओरिजिनेटेड बाय जस्टिस पीएन भगवती इन द केस ऑफ एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दैट्स इट। ये इन्फॉर्मेशन 8000 लोगों के पास होती है जो कि मेंस लिख रहे हैं, पता है कितने लोगों के पास होती है? जितने लोगों के पास वो गाइड होती है ना, वही इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है। यू डोंट हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू दैट टॉपिक। You don't know that this is known as a social action litigation in America. You don't know what Justice Krishna Iyer says about the public interest litigation. You don't know what Justice P.N. Bhagwati says. What exactly he says about the PIL. How locus standi is extended. Scope of locus standi is extended. ये बेटा दिक्कत है कि आप रिवाइज करेंगे ना, मैं लिख कर देता हूँ, आपको इतना कंटेंट आपके पास होगा आंसर करने में। कोई क्वेश्चन तो आप खुद ही सोचेंगे कि मैं इसमें क्या क्या लिख डालूँ। पहले तो इतना कंटेंट आपके पास होगा और आंसर इतना सा आएगा, क्वेश्चन इतना सा होगा बस। जैसे अगर मैं बात करूँ डीपीएसपी का, तो डीपीएसपी से बहुत छोटा सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, और उसको आपको जस्टिफाई करना आंसर। आपके पास बहुत पर्याप्त एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। हाँ, हमने जो बात करी है वो 42 की, प्लीज़ एक बार रीड करेंगे कोई भी तेज़ी से। आज हमें डिस्कस करके इसे ख़त्म करना है टॉपिक। यस, सो अगर आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी समझ जाएंगे, जल्दी जल्दी समझ जाएंगे तो क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी। यस, 42 Article 42, provision for just and humane condition of work and maternity relief. Okay, is there any The law state- on this point? Whether state has framed any law on this point? So, Maternity Benefit Act. Okay, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। तो ये जो लॉ है इन्होंने कहा ना 42 में क्या दिया गया है? जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। अगर किसी जगह पर काम करने का जो प्लेस है उस प्लेस में खड़े होने की भी अगर जगह नहीं है तो ऐसी जगहों पर काम नहीं करवाया जाए तो ही अच्छा है। क्यों? स्टेट क्या करे उनको? अच्छा चलिए ठीक है, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क। कोई जगह ऐसी देखिए नहीं आपको याद आए, आपको लगा हो कि अरे इतनी ज़्यादा पतली गली में आप खड़े हैं, इतनी छोटी सी दुकान में आप बैठे हुए हैं, क्यों? बताइए, कभी आपको नज़र आया ऐसा कभी कि जहाँ पर आपको लगा हो कि जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क नहीं है, यहाँ पर ये कैसे काम करते हैं? कहीं आपने कभी ऐसा बोला देख करके? मैं कहूँ बताऊँ, अगर आपको, मेरे पास एक अनुभव है, बताऊँ। Whenever you visit to ISBT, आप कभी ISBT गए हैं? कश्मीरी गेट, ISBT कश्मीरी गेट, मैं यहाँ का बता सकता हूँ आपको अनुभव। या किसी प्राइवेट बस स्टैंड पे आप लोग गए हैं? बताइए, हैव यू एवर विजिटेड एट प्राइवेट बस स्टैंड इन योर लोकल एरिया? Yes, sir. मैं लिख कर देता हूँ कि आप खड़े नहीं हो सकते हो। और ख़ासकर ISBT न्यू दिल्ली या ISBT दिल्ली की बात करूं मैं, जो प्राइवेट बस स्टैंड है ना, मैं सच बता रहा हूं आपको। आप और छोड़िए, एक और अनुभव है। गया से हम लोग कहाँ आए थे? गया से एक कोई जगह है, गया से सासाराम। यस,
सासाराम बस स्टैंड पे खड़े थे और बस स्टैंड ऐसा बस स्टैंड था, मैंने कहा ना आपको कि जो बस चला रहा होगा या जिसका जीवन ड्राइवरी का जीवन जिसका होगा, द पर्सन हु इज़ वर्किंग एज अ ड्राइवर इन दैट बस, उसका किस तरीके का जीवन होगा उस जगह पर जहाँ पर ना तो पानी है, नो प्लेस इन सासाराम बस स्टैंड। क्या कह रहे हैं आप? हाँ जी बताइए। सर बहुत ज्यादा हाँ जी बताइए। सर बहुत ज्यादा कंजेस्टेड रहता है और प्लेस ठीक से रहती नहीं है। एक्चुअली कंजस्टेड नहीं कहेंगे हम, उस जगह पर कंजस्टेड तो नहीं था, लेकिन वो इतना गंदा था, इतना गंदा था कि आप पैर नहीं रख सकते हैं। मतलब बस टायर के अलावा आदमी नीचे पैर नहीं रख सकता है, और आदमी अगर पैर रख दे तो आप समझिए कि मतलब हद है। तो अगर ऐसी जगहों पर ड्राइवर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनका वर्क प्लेस है वो, ठीक है, इन वर्क प्लेस को क्या करना चाहिए, ये जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस देनी चाहिए, खासकर इन जगहों पर भी। और हाँ, आपने जो बताया अभी संध्या, रेस्ट रूम्स, यस, बहुत सारी चीज़ें देनी चाहिए इनको, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। आपने भी बताया फैक्ट्रीज़ एक्ट में, खासकर फैक्ट्रीज़ में भी ऐसा होता है, बहुत ही ओवर क्राउडेड फैक्ट्रीज़ रहती हैं। इन फैक्ट्रीज़ को ओवर क्राउडेड नहीं रखना चाहिए, इनके लिए एग्जॉस्ट की व्यवस्था करनी चाहिए, फ़ैन की व्यवस्था करनी चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं। और मैटरनिटी बेनिफिट को एग्जैक्टली उन्होंने मैटरनिटी बेनिफिट यूज़ किया हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा कि इस पर तो लॉ बना ही लीजिए। तो स्टेट हैज़ फ्रेम्ड वन लॉ दैट इज़ नेम्ड एज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। प्लीज़, कौन सा एक्ट है ये? ईयर क्या है? 1961। ओके। तो प्लीज़ इसके बाद अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 43, नोट करते जाएंगे, ये अभी सोशलिस्टिक पैटर्न पे बात करें, प्लीज़ तेज़ी से नोट करेंगे। 43। सो रीड करना है। हाँ जी, हाँ जी। Article 43, living wage, etc. for workers. The state shall endeavour to secure by suitable legislation or economic organization or in any other way to all workers, agricultural, industrial or otherwise, work a living wage, conditions of work, ensuring a decent standard of life and full employment of leisure, full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and, in particular, the state shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. ओके, करेक्ट। यहाँ पर आर्टिकल 43 जनरली सेज अबाउट द लिविंग वेजेस, says about that state shall endeavor to provide living wages to the workers which are working in agricultural or industrial places, and the second point, that is a decent standard of life should be given, means so that they can achieve the decent standard of life, means इतना कम भी नहीं होना चाहिए, 5 रुपये 10 रुपये ऐसा भी नहीं होना चाहिए, so that they can live with a decent, they can live with decent life. okay? अगर आप चाहते हैं कि एक महीने में एक आदमी का खर्चा कितना है, व्हाट इज़ कितना महीने का बीपीएल का क्या है, कितना बताया है, जो गरीबी रेखा से नीचे कितना है, जो एक दिन में कितने का खाना खाता है? 43 या 53 रुपीस कुछ था सर। जी नहीं, बहुत आप बता रहे हैं। एक दिन में जो कितने रुपए का मतलब जो है वो चेक किया गया ना, कैसे पता चलता है कि जो बीपीएल में आता है, बिलो पॉवर्टी लाइन आता है, जो उसके लिए पता करना पड़ता है कि डेली जिसका क्या है 29, एक बार चेक करिएगा, कोई नहीं, इट्स ओके। तो इन्होंने कहा कि डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जीने के लिए वो उतना सफिशिएंट होना चाहिए और वो लिविंग वेजेस किए जाएं, ठीक है। तो इसके जरिए यहाँ पर क्या किया गया, एक तो मिनिमम वेजेस किया गया, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, ये सारे लॉज यहाँ पर पास किए गए, ठीक है। नाउ इसके साथ ही हमने अभी क्या डिस्कस किया, प्लीज़ 39 में हमने क्या डिस्कस किया था? 39 में क्या डिस्कस किया हमने सृष्टि? सर 6 principles, certain principles which must be followed by the state, okay? And 39 के बाद अगर हम बात करें तो 42 क्या है? So proper conditions of work and Providing maternity job. relief. Okay, proper condition, just and human condition of work and maternity relief, 42. And 43 is Living wages. living wages and the decent standard of life, okay? Now Yes, sir. 43 के बारे में बात करते हैं प्लीज। हाँ जी, 43A।
Please read the footnote of 43A. All right, sir. Inserted by the Constitution, 42nd Amendment Act, 1976, Okay. Section 9. It means it is inserted by 42nd amendment. कब इंसर्ट हुआ ये? 1976 में अमेंड हुआ. यस, इसे इंसर्ट किया गया. अमेंडमेंट इज 42nd अमेंडमेंट. याद रखिएगा ये 43A को, ठीक है. और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 43A में और 48A में बहुत कन्फ्यूज़न होता है. 43A एंड 48B तो 8A. तो 48A में क्या दिया गया है? Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife. ओके, वहाँ पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविज़न है. यहाँ पर क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द इंडस्ट्री. कि देखिए वर्कर्स का इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन होना चाहिए, जिसके लिए आपने देखा कि क्या कौन सा एक्ट पास किया गया? कौन सा एक्ट पास किया गया? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री, that is a trade union act, so that they can make a association, they can participate in the management of industry. क्यों नेहा? Yes, जी sir. सर. कौन सा एक्ट पास हुआ? सर ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन. कब का है ट्रेड यूनियन एक्ट? कोई बताएगा? ट्रेड यूनियन एक्ट 19 नहीं 47 नहीं है, सॉरी 1926. 26 है आई थिंक. 26 है 28? 26 है, हाँ 1926 करेक्ट. एक बार वेरीफाई करना प्लीज. सर वेरीफाइड. ओके 1926. 1926. हाँ हाँ प्लीज. क्या है आर्टिकल 43A में? क्या है प्लीज बताएगा कोई? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्री सो दैट कॉन्सिलेशन कैन बी डन. इंडस्ट्रियल स्ट्राइक कैन बी स्टॉप. इंडस्ट्रियल स्ट्राइक मीन्स स्ट्राइक, रिट्रेंचमेंट, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं. स्ट्राइक को रोका जा सके, प्रोटेस्ट रोके जा सके वहाँ पर, और नेशनल इकोनॉमी को इफेक्ट करने के जो प्रयास होते हैं ना वर्कर्स का या फिर एम्प्लॉई का या यूनियन का, उन्हें रोका जा सके. इज इट क्लियर? Yes, sir. मद्रास में एक स्ट्राइक हुई थी, वो कई दिनों तक चली. वो कंपनी सूती मिल की कंपनी थी. पहली बार स्ट्राइक हुई थी, बहुत बड़ी स्ट्राइक, जिससे ट्रेड यूनियन एग्जिस्टेंस में आया. वो डिफेंस के लिए कपड़े बनाती थी. डिफेंस के लिए क्या काम करती थी? क्या करती थी? वो क्लॉथिंग का काम करती थी. डिफेंस में वो कपड़ा मतलब पहना जाता था, वो डिफेंस के लोगों के लिए. और उस समय वर्ल्ड वॉर आई थिंक क्या चल रहा था? कौन सा वर्ल्ड वॉर था ट्रेड यूनियन आने से पहले? 1926 से पहले कौन सा वर्ल्ड वॉर था? फर्स्ट ही होगा सर. 1919 तक ही फर्स्ट था ना? नहीं हाँ सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, करेक्ट. 39 के बाद हुआ है. तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में मतलब जो है वो डिफेंस के लिए कपड़े बना रहा था. वो ये क्या था कि उनके प्रॉब्लम्स को देखा नहीं जा रहा था. उन्होंने क्या किया कि स्ट्राइक कर दी. मद्रास किस कंपनी का नाम नहीं बता सकता मैं आपको, लेकिन उस वही एक ऐसी स्ट्राइक थी जिसने क्या किया, जिसने ट्रेड यूनियन को एग्जिस्टेंस में ला दिया. ठीक है. हाँ नाउ 43A के बाद एक सोशलिस्टिक और प्रोविजन, दैट इज अ 47. प्लीज 47 प्लीज रीड 47. सृष्टि यस सर. 47. ओके सर. हाँ जी. Duty of a state to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve the public health. ओके करेक्ट. यहाँ पर कोई लॉ बता सकता है? कोई लॉ बनाया स्टेट ने इसके ऊपर? ICTD करके कोई है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, नहीं हाँ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, ICDS. यस हाँ, एक बार बताइए क्या है फुल फॉर्म इसका? इंटीग्रेटेड चाइल्ड सर्विस. डेवलपमेंट सर्विस. आपने देखा है मिड डे मील में वो मिलता है दलिया वगैरह? हाँ सर. ये सब कहाँ से आता है? ये किस प्रोविजन में इसके प्रोविजंस दिए गए बताइए? अंडर विच आर्टिकल द लॉ रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट मैटर इज मेड? कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिसके इंटरप्रिटेशन में इनको बनाया गया? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल एंड टू इम्प्रूव द हेल्थ. महिलाओं को at the time of pregnancy, at the time of the birth, at the time of the during that process, उनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है. 6,000 रुपये शायद मिलता है आई थिंक, आपने देखा होगा.
मातृत्व वंदन योजना ऐसे करके चली थी अभी बहुत पहले, और भी बहुत सारी ऐसे बहुत सारी योजनाएं पॉलिसी हैं जिनको चलाया जाता है बच्चों के लिए। वो आपने देखा कि यूनिफॉर्म दी जा रही थी स्कूल्स में सारे, उत्तर प्रदेश में खासकर मैंने देखा है। तो उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म कैसे दी जाती है, किस प्रोविज़न के जरिए, लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, ताकि आंगनवाड़ी में बच्चे आए साफ़ सुथरे कपड़े, उनको 2-2 ड्रेस दी जाती है, खाना दिया जाता है उनको सुबह शाम दोनों टाइम, दोपहर तक, ठीक है, जब तक स्कूल में रहते हैं उन्हें, ताकि बच्चे भूखे ना रहें, उनको न्यूट्रिशन का ध्यान रखा जाता है। दलिया में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, ठीक है, जो उनको दलिया आती थी मिड डे मील की, उसमें बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीज़ें मिक्स होती थी, ठीक है। जैसे आप लोग आजकल वो खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, क्या खाते हैं, कॉर्नफ्लेक्स एंड अदर थिंग्स, म्यूसली। हाँ हाँ, म्यूसली है, बहुत सारी और चीज़ें हैं, कॉर्नफ्लेक्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो वो भी एक ऐसा ही मिक्सर हुआ करता था, ठीक है। अभी भी आता होगा शायद, सप्लीमेंट है, यस यस करेक्ट। सर अभी भी आता है लेकिन उसका मिसयूज मतलब वो बच्चों को देने की वजह से बेच दिया जाता है। लेकिन अभी उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है, और उसकी जगह पे उन्हें खाना देना शुरू कर दिया गया है। बच्चे जो आएंगे और लेकर नहीं जाएंगे वहीं खाना खाएंगे, उत्तर प्रदेश में ऐसा पॉलिसी है। सो दीज आर हाँ सेक्शन, सर। व्हाट सेक्शन 47 सेज, क्या है, किस लिए प्रोविजन बनाए जाए, किस लिए डायरेक्शन दिया, क्या करने के लिए, न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ओके। सृष्टि, किस लिए Yes, प्रोविजन sir. है, प्रोविजन किस लिए बनाए जाएं? Sir, to raise the standard of living and level of nutrition and to improve the public health. यस। 43A में क्या दिया गया है बताइए प्लीज, डीपीएसपी के। Sir, So workers part. participation of the workers in the management of industries. And 42, Sir, just and human condition for the work and maternity relief related provisions. 43, आपको ये सब याद कर लेना है, ठीक है, प्लीज़ छोड़िए, रहने दीजिए अभी, आपको ये सारे याद कर लेने हैं, ओके। तो दीज आर सम आर्टिकल्स विच आर बेस्ड ऑन द, इसमें एक आर्टिकल और भी बचा हुआ है 41, प्लीज़ एक बार 41 और नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है, प्लीज़ रीड करेंगे 41। यहाँ से लगातार क्वेश्चन बनता है प्री में, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ये प्रोविज़न। हाँ जी, whether right to work is a fundamental right or it is a DPSP or it is a fundamental duty. बताइए। So both fundamental right and the DPSP. कैसे कैसे, राइट टू वर्क इज फंडामेंटल राइट अगर है तो फिर दिलवाइए काम, हमको भी, सबको दिलवाइए फिर काम। So can it not be brought in within the ambit of Article 21? नो नो, हाउ इट इज़ पॉसिबल, देयर इज़ अ वन इंटरप्रिटेशन, इसका राइट टू वर्क का इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से है। क्या इंटरप्रिटेशन है, व्हेन यू हैव बीन सेलेक्टेड एंड पर्सन इज नॉट प्रोवाइडिंग द वर्क, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप आए हुए हैं, सीट पे बैठे हुए हैं, लेकिन आपको काम ही अलॉट नहीं किया जा रहा है, कितने दिन बैठे रहेंगे बिना काम के आप खुद ही बोर हो जाएंगे। राइट टू वर्क इज़ फंडामेंटल राइट, आई एम हियर ओनली टू डू वर्क, बैठने के लिए, बेकार के लिए नहीं आता हूँ मैं यहाँ पे। When you are selected at any post, then you can ask as a right to you can ask a work just like a right, तुम्हारा अधिकार बनता है काम मांगना, भाई काम दीजिए हमको। But right to work exclusively it is a fundamental right, it is not a fundamental right. Am I correct, Srishti? Yes, sir. Right to work, yes please, 41 को रीड करेंगे तेजी से आप लोग प्लीज़। 41 right to work, to education and to public assistance in certain cases. The state राइट shall- टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू, हाँ प्लीज़ एक बार रीड करिए पूरा पूरा, हाँ गुड लेन प्लीज, ठीक है, ओके। 41 right to work, to education and to public assistance in certain cases. The state shall, within the limits of its economic capacity and development, make effective provision for securing the right to work, to education and to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of underserved voices. Gurleen, there is three things in Article 41: right to work, right to Education education, and to public assistance in certain cases. कौन से केस में मिलेगी ये चीज़ें?
sir, in case of unemployment, old age, sickness, and disablement, and other cases of undeserved want. अच्छा ये बताइए, जब आपके घर में अभी कुछ लोग फ़ोन नहीं चला पाते होंगे, सब लोगों के घर में, तो आप Yes. लोग बताते होंगे ना उनको कि ये ऐसे करिए, इसको ऐसे करना होता है, बताते हैं ना? हाँ जी sir. Yes. Whether it is a right to education under Article 21, 21A, whether it is included in that portion or it is in that 41. सरकार एडल्ट एजुकेशन, सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा और बहुत सारे प्रोग्राम चला कर रखे हैं। किस लिए? क्योंकि राइट टू वर्क पहली चीज़ इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस, ये जो केसेस हैं इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी, तो लोगों को जानकारी भी दी जाए, वो जिस एज में है सारी जानकारी प्रोवाइड की जाए, दैट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब यहाँ पर वो एजुकेशन नहीं है किसी कॉलेज में एडमिशन। गुरलीन, इट डज नॉट मीन दैट दे मस्ट बी गिवन एडमिशन इन प्राइमरी क्लास 1। आप 70 साल के हो गए, 80 साल के हो गए, अब आपको स्कूल में बिठाया जाए, आपको पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। प्रौढ़ शिक्षा के साथ साथ और बहुत सारी प्रोविज़न चल रहे हैं यहाँ पर, बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं। उसके अलावा राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबिलिटी। किसी आदमी को, जैसे आपने देखा वृद्धावस्था होम चलते हैं, देखा आपने क्या चलते हैं? Yes sir. Yes sir. ओल्ड एज होम होता है। सरकार कोशिश करेगी कि ओल्ड एज होम चलाए, बेचारे जो लोग इन्फॉर्म हैं और जो लोग डिसेबल हैं, सिक हैं, बीमार हैं, उनको सबको वहाँ पर रखा जाए, उनकी केयर की जाए। जिसका कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, बताइए? जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? भगवान। साहब भगवान की बात नहीं कर रहे हैं हम, पेरेंट्स पैट्रे। यहाँ सरकार की बात। पेरेंट्स पैट्रे। व्हाट इज द पेरेंट्स पैट्रे? State is the parent. यस, जिसका कोई नहीं होता है उसके लिए सरकार है। ठीक है, मैं लिख कर देता हूँ, आप 3 दिन रोड पर पड़े रहिए, देखिए चौथे दिन आपके लिए एम्बुलेंस आ जाएगी। क्यों? मतलब थोड़ा सा इकोनॉमिक नेसेसिटी या इकोनॉमिक कैपेसिटी में है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में आप 2 दिन रोड पर पड़े रहें तो शायद हो सकता है 2 दिन के बाद एम्बुलेंस पक्का श्योर मतलब आ जाएगी। क्यों ऐसा है? तो आपको पब्लिक असिस्टेंस, एजुकेशन, वर्क, ये जो चीज़ें हैं, डिसेबिलिटी, सिकनेस, ओल्ड एज, देखते ही लोग आपको क्या करेंगे, फ़ोन करके एम्बुलेंस बुला करके आपको क्या करेंगे, या सरकार खुद ही ऐसे प्रोविज़न चला रही होगी, सरकार ऐसी योजनाएं चला रही होगी कि आप लोगों के लिए ये ओल्ड एज होम है, इन्हें यहाँ पर रखा जाए, इनको खिलाया पिलाया जाए, इनकी देख रेख की जाए सरकारी पैसे पे, ओके? या चैरिटी होगी, जो भी जिस तरीके से मैनेज हो रहे हैं वो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so these were the these were the articles which are based on the socialistic principles. Okay, now we are going to discuss the section which are based on the Gandhian principle. बहुत ज़्यादा नहीं है, so please तेजी से आप लोग डिस्कस करेंगे। Note down please. Articles based on the Gandhian principles. हाँ, गांधी जी का एक प्रिंसिपल था, क्या होना चाहिए, पावर का क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं। क्यों? गांधी जी का क्या प्रिंसिपल था? शक्ति किसी एक के पास नहीं होनी चाहिए, इसका क्या होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण नहीं। केंद्रीकरण में क्या है इंग्लिश में? centralization. There shall not be centralization of the power, there should be a decentralization of power. And ये पावर किसकी बात कर रहे हैं? जहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए। आपने देखा था स्वायत्त भारत, स्वायत्त शासन, याद आया? बताइए देवेंदु, किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? किस पंचायती राज व्यवस्था। किस चीज़ के लिए लड़ रहे थे? के अंग्रेजों ने कहा कि अच्छा ठीक है चलिए हम ही राज करेंगे, सुन तो लीजिए, हम ही राज करते हैं, लेकिन आपकी सारी सुविधाएं देंगे हम आपको। लेकिन हम लोग नहीं माने ना, हमने क्या कहा, हमें क्या चाहिए,
स्वराज हमारा, पूर्ण स्वराज, स्वराज हमारा ट्रैक्टर जन्म नहीं, सिद्ध जन्म अधिकार। सिद्ध अधिकार है। ट्रैक्टर नहीं, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज हमारा ट्रैक्टर नहीं है, जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल। स्वराज सेल्फ रूल, हम खुद स्वयं गवर्न करेंगे, ठीक है। और क्या है, पूर्ण स्वराज चाहिए, ये भी नहीं पार्ट पार्ट में, हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। तो इसलिए अपूर्ण स्वाधीनता मिलेगी कैसे, जब आप खून देंगे ना, ब्लड बैंक में नहीं, जब आप खून देंगे कहाँ, जंग के मैदान में। खून देंगे आप किस लिए, देश में आज़ादी के लिए, ठीक है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो इसका मतलब क्या था कि हम जो बताएंगे आप वो करिए, ठीक है। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे आप चलिए, उसको फॉलो करिए, ठीक है। तब जा कर के हम आज़ादी पाएंगे, ठीक है। ये खून मांगने का मतलब ये नहीं था कि जान दे दो, खून मांगने का मतलब था आप हमें ब्लड एंड फ्लैश से आप हमारा सहयोग करिए। क्यों, समझ में आया। तो ये वो आर्टिकल 40 है, ये आर्टिकल 40 रीड करेगा कोई प्लीज़ तेजी से, बहुत तेज़ी से आप करेंगे आप। गांधीयन प्रिंसिपल, यस, जिसके लिए हमने इतने साल लड़ाई लड़ी, करीब काफ़ी साल। हाँ जी। Organization of village panchayats, the state shall take ओके, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, बहुत तेजी से इसको डिस्कस करना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत इज गिवन अंडर आर्टिकल 40। आर्टिकल 40। एंड प्लीज यहीं पर आप साइड में नोट कर लेंगे कि पंचायत कहाँ पर दी गए हैं, चैप्टर एंड प्रोविजंस कहाँ पर हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। चैप्टर, द प्रोविजन रिलेटिंग टू द पंचायत हैज बीन एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। प्रोविजन रिलेटिंग टू पंचायत, पार्ट 9 आई थिंक, क्यों, Yes, sir. Part 9 is Yes, sir. Part 9 is inserted by 1992 amendment, that is the 73rd amendment. And from which article to which article? 243A to 243 MNO. O. I think सही कह रहा हूं मैं। पंचायत से Yes, sir. प्रोविजन क्या है, 243A to 243O। 243O। ये सारे प्री के क्वेश्चंस हैं, ओके। देखिए मुझे अभी तक याद है, तो आप लोग समझ जाइए कि मतलब मैंने अभी वो प्रोविजंस एक बार ओपन भी नहीं किए थे, लेकिन आपको इतना याद होना चाहिए कि और हाउ मेनी एंट्रीज इन द पार्ट 9 एंड पार्ट 9A। 9A में क्या दिया गया है, म्यूनिसिपैलिटी। सर 11 था ना शेड। अच्छा सॉरी सर। ओके, हाँ हाँ जी, प्लीज़ बताइए। हाउ मैनी एंट्रीज इन पार्ट 9, आई थिंक 19 एंट्रीज एंड 24 एंट्रीज, कुछ ऐसा है। देखिए एक बार एंट्री, कितनी एंट्री हैं, 243A टू 243O तक कितनी एंट्री हो जाएंगी, फिफ्टीन। अभी नयन तुमने कुछ बताया था, शेड्यूल ऐड हुआ था, बताओ। सॉरी, शेड्यूल की बात कर रही थी आप। यस सर। कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है बताइए। सर 11 शेड्यूल एंड और सर 12 भी है, 11 एंड 12 भी है। हाँ प्लीज़, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। जब विलेज पंचायत की ने बात की है तो पंचायत कहाँ पर दिया गया है, कौन सा पार्ट है, पार्ट 9। पक्का श्योर, पार्ट 9 इज पंचायत, पार्ट 9A म्यूनिसिपैलिटी, यस सर। पार्ट 9A के बाद म्यूनिसिपैलिटी, पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Part 9B। Now इसी के साथ ही शेड्यूल 11th शेड्यूल पंचायत के बारे में है, तो जहां पर आपने पार्ट 9, 11 शेड्यूल साथ में करेंगे। पार्ट 9, 11 शेड्यूल, पार्ट 9A 12 शेड्यूल, पार्ट 9, 11 शेड्यूल, पार्ट 9A 12 शेड्यूल। बात करते हैं शेड्यूल 11 में कितनी एंट्री हैं। शेड्यूल 11 दैट इज अ पंचायत, यहाँ पर कितनी एंट्री हैं, कोई बताएगा मुझे। सर 29 आई थिंक। 29 इन आई थिंक पंचायत। हाँ सर।
29 प्लीज। पंचायत में कितनी एंट्री हैं? 29। 29। एंड फिर अब बात करते हैं म्यूनसिपैलिटी में कितनी एंट्री है? 17 आई थिंक होंगी अब। 19 सर 12 शेड्यूल 18 है। 12 शेड्यूल में कितनी है? 18। 19 होंगी। एक बार फिर से काउंट करेंगे आप। 17 या 19 होंगे आई थिंक। 18 नहीं हो सकते आई थिंक, मुझे लगता ये है। बुक में है सर, हो सकता है अमेंडमेंट से कुछ नहीं हो, नहीं but नहीं नई नहीं ही नहीं book नहीं है। नहीं 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 बिल्कुल है। एक बार चेक करिए प्लीज नयन, हाउ मेनी एंट्रीज इन 12 शेड्यूल? अरे बहुत सिंपल सा, एक बार देख लीजिए ना, वहाँ पर दिया होगा। ऐसा क्या है, अमेंड हुआ है तो वहाँ पर दिया रहेगा ना। प्रवीण, बैरक में 12 शेड्यूल। गूगल पे भी 18 ही बता रहा है, बैरक मैडम में भी मैडम 18। मैडम बैरक आपके हाथ में जो है उसे देखिए आप, गूगल पे नहीं देखना है। बैरक में ही देखा है सर, बुक है किस उसमें किस 18 ही दिखा है। बुक नहीं, बैरक मैडम, बैरक तो बुक। बैरक ही देखा है मैंने। ओके, बैरक कौन सा एडिशन की आपकी? कौन सा एडिशन की है? 100 अभी लेटेस्ट मैंने लिया है, ओके ठीक है। 2021। तो फिर वहाँ पर अगर 18 18 है, ओके करेक्ट, नोट डाउन 18। मैं यही कह रहा हूँ कि आपको गूगल नहीं, आपको अपनी बैरक जो आपकी रिसेंट आपके लेटेस्ट बैरक उसके हिसाब से। यस, 29 एंट्रीज इन पंचायत 12 शेड्यूल में, 11 शेड्यूल में 29 एंट्री। देखिए ये क्वेश्चंस प्री में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा एम्फेसिस कर रहा हूँ। अदरवाइज मुझे ये नहीं है कि ज़बरदस्ती मैं ऐसा कह रहा हूँ आपसे। क्या नहीं है? सर बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही हाँ, कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। यस, हम बात करते हैं क्या है, आर्टिकल 40 कह रहा है इट इज़ अ डीपीएसपी दैट स्टेट शुड टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट सो दैट पावर कैन बी डिसेंट्रलाइज। ओके, जो हम सेल्फ रूल की बात कर रहे थे, स्वायत्ता की बात कर रहे थे, वो आज हमको पता चला, वो आज हमको मिलना चाहिए। और स्टेट इसके लिए कोशिश करे। क्या है, बच्चा राज करेगा। क्यों? देश को राज कौन करेगा? क्यों? इस देश का हर एक नागरिक जो भी है वो इस देश को राज करे, उसका रूल बनाए, उसके लिए पार्टिसिपेट करे, इलेक्ट्रल जो हमारा है इलेक्ट्रल प्रोसेस है उसमें आए और उसको वो करे। ठीक है, इसके साथ ही जो हमने देखा पंचायत वर्ड आया तो हमने डिस्कशन कर लिया कि पंचायत क्या है, ये कब जोड़ा गया? 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट। क्यों? 2 अमेंडमेंट हैं नयन। यस सर। 73rd अमेंडमेंट एंड 74th अमेंडमेंट के जरिए पार्ट 9 एंड 9A इंसर्ट किया गया उधर, और उसके बाद 11 शेड्यूल एंड 12 शेड्यूल ऐड किया गया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी के लिए। दोनों ही अमेंडमेंट एक ही साल में हुए 1992 में। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ पर प्लीज? और 11 शेड्यूल में जो एंट्री है 29 एंट्रीज हैं और 12 शेड्यूल में 18 एंट्रीज। बस इट्स ओके। नाउ प्लीज रीड आर्टिकल 43। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, 43। Chapter 43 says, living wage, etc. for workers. The state shall endeavour to secure, by suitable legislation or economic organization, or in any other way to all workers, agricultural, industrial, or otherwise, work a living wage condition of work, ensuring a decent standard of living and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular, the state shall endeavour to promote cottage industries on an individual or cooperative basis in rural areas. हाँ जी, ये किस चीज़ की बात करें? हथकरघा उद्योग को बढ़ाने की बात इन्होंने की। उनका प्रिंसिपल क्या था कि देखिए स्वदेशी अपनाइए। गुरलीन क्या है? स्वदेशी अपनाइए का प्रोविजन कहाँ पर दिया गया? 43 will be लिवाइस और ये वुडलैंड तो इंडिया का ही है। क्यों? वुडलैंड इंडियन है या बाहर की कंपनी है? बताइए। आई थिंक वुडलैंड नहीं है, इंडियन। हमारे यहाँ रेड चीफ है, ऐसा है। रेड चीफ है सर, वुडलैंड आउटसाइड है। हाँ, वुडलैंड बाहर। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए और उसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश की जाए, कोऑपरेटिव्स हों बेसिस में, रूरल एरियाज़ में इनका काम किया जाए, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। गांधीयन प्रिंसिपल है। कहाँ पर दिया ये? आर्टिकल 43। यस,
इसके साथ ही हम अगर बात करते हैं तो 43A में क्या था प्लीज बताइए। पार्टिसिपेशन हाँ जी, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। वो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल है, क्यों? यस सर, सोशलिस्टिक। क्या प्रिंसिपल है? हाँ जी, क्या प्रिंसिपल है ये? सोशलिस्टिक प्रिंसिपल इसलिए है क्योंकि क्या है, समाज में भागीदारी होनी चाहिए। हम काम कर रहे हैं, हमको क्रिएशन हम कर रहे हैं, लेकिन हमको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। ठीक है, मालूम हुआ कि बुन करके हम रख रहे हैं, बेच कोई और रहा है अपना स्टिकर लगा करके। जैसे जियोग्राफिकल इंडिकेशंस आपने देखा कि एक जियोग्राफी जो एक लोकेशन टेरिटरी है उसके लोग अगर कुछ बनाते हैं तो उनको अधिकार दिया जाएगा कि ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन के साथ इसको जाएगा। ठीक है, ताकि उन लोगों का कम्युनिटी का नाम हो कि ये कम्युनिटी इसको प्रिपेयर कर रही है। पार्टिसिपेटर का मतलब क्या है, यूनियन बनाएंगे जिससे वो क्या करेंगे, बार्गेन करेंगे, अपनी मांगों को स्वीकार कराएंगे। ठीक है, नाउ 43B प्लीज, व्हाट इज द 43B? प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात हमने जब करी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंडामेंटल राइट में कहां पर दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी? आर्टिकल 19 सर 19(1)(c). 19(1)(c), yes, cooperative society inserted by 42nd amendment. This provision is also inserted by 42nd amendment, please. 43B is also inserted by, and one chapter that is a 49B. नोट करिए, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज अच्छा नोट करिए। आर्टिकल 43B 19(1)(c। गुरलीन, हाँ जी। सर हमारे बैराक में लिखा है कि 43B इज इंसर्टेड बाय 97th अमेंडमेंट। 97th अमेंडमेंट नहीं है एक्चुअली, वो सॉरी, हाँ, करेक्ट, बिल्कुल गुरलीन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। 97th अमेंडमेंट के जरिए 19(1)(c), 43B एंड पार्ट 9B और 97th अमेंडमेंट कब आया ये? 2011, करेक्ट, 2011 97th अमेंडमेंट इंसर्टेड आर्टिकल 43B प्लस 9B, पार्ट 9B एंड आर्टिकल 19(1)(c. Is it clear? हाँ, So could you please repeat? through 97th amendment, article 43B relating to the promotion of cooperative society, article 19(1)(c), fundamental right to form cooperative society, part 9B, provision relating to the cooperative society was inserted. Is it clear? Yes, sir. यस सर। कोई डाउट है किसी को, प्लीज बताएगा। सो दिस प्रोविजन कौन सा प्रोविजन है जो बात करता है किससे? कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रमोशन के लिए, कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का प्रमोशन किया जाए, लोग मिलजुल कर काम करें, छोटी मोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाएं और अपना बिजनेस करें। उनको कंपनी, एसोसिएशन, कॉरपोरेशन बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? कौन सा प्रोविजन है ये, कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 43B। 43B और 43A में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ओके, इंसर्टेड बाय 43A कब इंसर्ट किया गया? 42nd So अमेंडमेंट। 42nd amendment 1976, correct. Okay, now there is one more provision, that is on 46. अच्छा, मैं एक चीज़ कर सकता हूँ क्या? आई थिंक लेकिन ये प्रोविजन डिस्कस करने के बाद ही आपको याद रहेंगे, अदरवाइज भूल जाएंगे सब आप। सो
वैसे आपको प्रोविज़न याद रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं, मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, बताइए क्यों? राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस किस आर्टिकल में है? 41। यस। 41 मैटरनिटी रिलीफ, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क किस आर्टिकल में है? 42 इट्स ओके। आई थिंक ये आपको याद हो रहा है। इसका मतलब ये डिस्कस करना चाहिए हमें 1 to 1 और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है? ताकि एक बार अगर आपको याद हो जाएगा तो फिर दोबारा के लिए आपको बहुत बेनिफिट करेगा। एंड सो विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स इन द नेक्स्ट क्लास, ओके? सो अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ सकते हैं। हाँ जी।